नमस्कार दोस्तों अगर कोई देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश को मतलब कि अमेरिका को अगर ये कहे कि हमने तुम्हारे 11 फाइटर जेट, कई हेलीकॉप्टर, एयर टैंकर और जासूसी ड्रोन हमने चंद घंटों पहले तबाह कर दिए, खाक कर दिए, उनको हमने राख बना दिया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, अगर ये दावा सच है तो ये अमेरिका के लिए पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा सैन्य झटका हो सकता है और वैश्विक स्तर पर जो अमेरिका की छवि थी उस पर एक बहुत बड़ा बट्टा हो सकता है। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं खत्म नहीं होती है। जी हाँ, ईरान ने एक तरफ अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले रोकने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को एक ऐसी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सेना ईरान की ज़मीन पर उतरी तो उसका हाल वियतनाम, इराक और अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक होगा, बुरा होगा। और दोस्तों आखिर अमेरिका अचानक शांत क्यों बैठ गया, जानेंगे इसके बारे में। क्या ये शांति है या किसी और बड़े युद्ध की तैयारी? और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अब भी अमेरिका का समुद्री घेराव जारी है या फिर अमेरिका ने अपने कदम पीछे कर लिए हैं? और इस छोटे से देश ईरान ने क्या अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए हैं? क्या उसको दिन में तारे दिखा दिए हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाऊंगा, तथ्यों को समझाऊंगा, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी हल्ले काटे के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं वाईटी स्टडी जोन का यूट्यूब चैनल। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, युद्ध, रक्षा और दुनिया की बड़ी खबरों को आसान लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा, तेल की सप्लाई और आने वाले दिनों की राजनीति के साथ में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं उस दावे की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे हम बोलते हैं IRGC, इस IRGC ने यह दावा किया है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में सैन्य कार्रवाई में उसने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है। जी हाँ, ये दावा किया है अभी चंद घंटों पहले ईरान ने। और IRGC के प्रवक्ता के मुताबिक ईरान ने 11 अमेरिकी फाइटर जेट, कई हेलीकॉप्टर, 17 से अधिक इसने ड्रोन को तबाह कर दिया है। और ईरान ने इसके अलावा ये भी दावा करा है कि ईरान ने अमेरिका के P-8 समुद्री निगरानी विमान को धराशायी करा है और C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को धराशायी करा है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका का एयर टैंकर जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है उसको भी निशाना बनाया है। अगर हम एक एयर टैंकर की कीमत देखेंगे ना, जो रिफ्यूलिंग करता है, तो एक आधुनिक एयर टैंकर की कीमत लगभग 2000 से 3000 करोड़ रुपए के आसपास होती है। यानी कि अगर यह दावा सही साबित होता है तो नुकसान हज़ारों करोड़ रुपए का अब तक अमेरिका को हो चुका है। हालांकि ये यहाँ पर एक ज़रूरी बात मैं को समझाना चाहता हूँ कि अमेरिका ने अभी इन दावों की पुष्टि नहीं करी है कि उसका नुकसान इतना हुआ है। बट अगर वो इस बात की पुष्टि करता है अमेरिका का, तो वैश्विक स्तर पर उसकी छवि पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अपना नुकसान कभी कभी कोई देश एक्सेप्ट नहीं करता है वैश्विक स्तर पर कि उस कमज़ोर देश ने मेरे ऊपर, इतने ताकतवर देश के ऊपर हमला कर दिया, मेरे तो नुकसान कर दिया। कभी कभी कुछ बातें ना छुपाई जाती है, दबाई जाती है, और ट्रंप इसमें काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं। यानी कि इस समय ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, आधिकारिक बयान दिया गया है IRGC के द्वारा, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि अमेरिका की तरफ से नहीं की गई है। और दोस्तों युद्ध में ना सिर्फ मिसाइलें नहीं चलती हैं, जानकारी की वॉर भी उतनी ही खतरनाक होती है जंग के अंदर। और लगातार बयानबाजी IRGC की तरफ से भी आ रही है और अमेरिका की तरफ से भी आ रही है। और अब दोस्तों दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर दोनों देश युद्ध लड़ रहे हैं तो अचानक मिसाइलें क्यों शांत हो गई? ईरान ने घोषणा की है कि फ़िलहाल वो अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले अपने रोक रहा है। और ईरान का ये भी कहना है कि हमने कभी भी जंग की शुरुआत नहीं करी, पहला हमला हमने खुद से नहीं करा। जी हाँ, हम केवल जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, जो हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स रिप्लाई कर रहे हैं। और दोस्तों जब सामने से हमले रुके तो हमने भी जवाब रोक दिया था, ये दावा किया है इस समय ईरान का। यानी फ़िलहाल दोस्तों मिडल ईस्ट में कुछ राहत ज़रूर दिखाई दे रही है शांति वार्ता के बाद, लेकिन क्या ये युद्ध का अंत है या फिर एक नए युद्ध का जन्म होने वाला है? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे चाहो तो कमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों एक सवाल ये भी आता है कि अमेरिका आखिरकार अचानक से क्यों रुक गया? लगातार इस समय ईरान अमेरिका के दांत खट्टे पे खट्टे कर रहा है, लगातार दिन में तारे दिखा रहा है, ठीक है। आखिरकार अमेरिका एक बहुत बड़ा हमला इसके ऊपर क्यों नहीं कर रहा है? एक्चुअली कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण जो अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका जो बजट था उस पर एक भारी दबाव पड़ चुका है।
और ट्रंप के ऊपर सबसे बड़ा दबाव है यहाँ की जनता का, क्योंकि यहाँ की जनता नहीं चाहती कि उसके टैक्स का पैसा इस तरह के जंग में बेफिजूल में यहाँ पर खर्च हो, क्योंकि लगातार जंग को एक लंबा समय हो चुका है। अमेरिका लगातार इसके ऊपर हमले कर रहा है और जो एक बजट है किसी भी देश का वो काफ़ी कमज़ोर होता है जंग की वजह से। युद्ध जितना लंबा चलता है उतनी तेज़ी से हथियार ख़त्म होते हैं और एक आधुनिक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत सोचिए एक बार कई करोड़ों की होती है और अब तक कितना इसका नुकसान हो चुका है अमेरिका का। और दोस्तों ऐसे में हर हमला केवल सैन्य चुनौती नहीं बल्कि आर्थिक चुनौती भी बन जाता है, चाहे किसी भी देश के ऊपर ये बात आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इसलिए मैक्सिमम देश ये भी सोचते हैं कि भैया बातचीत का रास्ता निकाला जाए, जंग से नुकसान तो पक्का होगा और आर्थिक जो परिस्थितियां हैं हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ेगी जंग की वजह से। इसलिए मैक्सिमम देश जो होते हैं वो शांति वार्ता को ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट कभी कभी मजबूरी होती है, क्योंकि जंगल के सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सीधे बने तो हम पहले कटेंगे। और इसका एग्जाम्पल हम लोग कई बार देख चुके हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ। जी हाँ, पाकिस्तान को हमने कई बार संभलने का मौका दिया, लेकिन हर बार पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आता है हमारे ऊपर। जी हाँ, पीठ पीछे वार वो कई बार कर चुका है, खंजर घोंप चुका है कई बार। अब दोस्तों वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। और दोस्तों यही वजह बताई जा रही है कि अमेरिका फ़िलहाल सीधे संघर्ष को बढ़ाने के बजाय कूटनीतिक विकल्पों पर भी विचार कर रहा है कि जंग करूँगा तो पैसा खर्च होगा और अमेरिका के पास इतना अधिक पैसा नहीं है। लेकिन दोस्तों इतिहास कहता है कि कई बार युद्ध में आने वाली शांति सबसे बड़े तूफान से पहले आती है। या शायद ये वही शांति तो नहीं है। और दोस्तों कभी कभी युद्ध का सबसे ख़तरनाक आवाज़ ना खामोशी होती है। अचानक से बिल्कुल एक बहुत बड़ा वॉर स्टार्ट हो जाता है, कहीं ये वो चेतावनी तो नहीं। जी हाँ, हमले रोकने के साथ साथ ईरान ने अमेरिका को बेहद सख्त चेतावनी भी दी है अभी चंद घंटों पहले। जी हाँ, चेतावनी भी दे रहा है ईरान लगातार। ईरान का कहना यह है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला शुरू किया तो युद्ध केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका दायरा पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। और ईरान का दावा ये भी है कि उसकी सेना हर परिस्थिति में हर स्थिति के लिए तैयार है। बातचीत होगी तो बातचीत करेंगे, अगर युद्ध होगा तो ईंट का जवाब मिसाइल से देंगे। सोचिए ये कॉन्फिडेंस है इस समय ईरान का। अब सबसे बड़ी दोस्तों चर्चा हो रही है कि अमेरिका ईरान में ज़मीनी हमला कर सकता है। सो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईरान इस समय पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। जी हाँ, बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है और पहाड़ों को चलते हुए क्रॉस करना आर्मी के माध्यम से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ईरान के ऊपर हमेशा कोई भी हमला होगा तो वो होगा हवाई हमला। और ईरान के सरकारी मीडिया में प्रकाशित विश्लेषण में ये कहा गया है कि अगर अमेरिकी सेना ईरान की ज़मीन पर उतरती है तो ये उसके लिए वियतनाम, इराक और अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा कठिन साबित हो सकता है। और इसके पीछे कई वजह है, मैं अगेन बोलूँगा। पहली वजह यह है कि ईरान का पूरा जो भूगोल है वो पहाड़ों से ढका हुआ है, और दूसरी बात यह है कि लंबी सप्लाई चेन, और तीसरी बात यह है स्थानीय प्रतिरोध, और चौथी बात सबसे बड़ी बात ये होगी कि पूरे क्षेत्र में संघर्ष फैलने का खतरा हो सकता है। यानी कि हवाई हमला और ज़मीनी युद्ध दोनों की कीमत अलग अलग होती है कभी कभी जंग के अंदर। और इतिहास गवाह है दोस्तों कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका लगभग 20 वर्ष तक रहा है। जी हाँ, इराक युद्ध ने भी अमेरिका पर भारी आर्थिक और मानवीय बोझ डाला है। और इसलिए ग्राउंड अगर देखें तो ग्राउंड इन्वेशन हमेशा सबसे महंगा विकल्प माना जाता है, क्योंकि उसमें जान को सबसे बड़ा खतरा भी होता है। और इन शॉर्ट में अगर मैं आपसे कहूं कि आसमान की जंग जीतना आसान हो सकता है, लेकिन ज़मीनी जंग जीतना हमेशा मुश्किल होता है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में। जी हाँ, दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 33 किलोमीटर चौड़ी पट्टी से ही गुजरता है। यानी कि अगर यहाँ पर तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। या जिसका इम्पैक्ट हमने अपने समृद्धकाल देश के अंदर भी देखा, अपने इस भारत देश के अंदर भी देखा था, किस तरह से हम लोग रहते की तरह फैल गए। हमको अपने स्टोरेज कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करना था, लेकिन हमने क्या करा, तेल के अंदर ही मिलावट करनी शुरू कर दी एथनॉल E20 के द्वारा। सोचिए ये था हाल, जैसे कि दूध वाला होता है, ठीक है, 10 लीटर दूध है, 12 लीटर के उसके पास ग्राहक है, 1-1 लीटर हर घर में बेचना है, 2 लीटर पानी डाल दो उसमें तो 12 घरों की पूर्ति हो जाएगी। शायद यही मंजर हमने अपने देश के अंदर भी देखा है। हर जनता इस समय जो भी एथनॉल वाला पेट्रोल यूज़ कर रही है, अपनी गाड़ी के अंदर काफ़ी बड़ी खामियां देख रही है सामने। कई गाड़ियों के इंजन तक खुल चुके हैं, नई गाड़ियों के, ये कंडीशन हो चुकी है। चलिए वापस आते हैं फिलहाल हम लोग टॉपिक की तरफ, और ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो तनाव बढ़ेगा तो पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो सकता है। और अमेरिका का ये भी कहना है कि उसका समुद्री घेराव अभी भी जारी है, मतलब ब्लॉकेड वो भी लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास लगा रहा है। कुछ जहाज़ों का रास्ता बदला गया है,
कुछ की जांच की गई है और कुछ को आगे बढ़ने से रोका गया है। यानी कि भले ही मिसाइलें कुछ समय के लिए रुक चुकी हैं, शांत हो चुकी है, लेकिन समुद्र में रणनीतिक मुकाबला अभी भी जारी है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये युद्ध खत्म हो चुका है या केवल रुका है, या फिर इसका जवाब अभी किसी के पास है ही नहीं। लेकिन कुछ बातें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। पहली बात ये कि दोनों पक्ष फ़िलहाल खुली लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि दोनों अपनी सैन्य तैयारी जारी रखे हुए हैं। कोई कहीं से हथियार बाय कर रहा है किसी देश से, तो कोई कहीं से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी अधिक बढ़ा रहा है। और तीसरी बात यह है कि कूटनीति और सैन्य दबाव दोनों साथ साथ लगातार चल रहे हैं, बयानबाजी अलग से चल रही है। यानी स्थिति अभी भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है। जंग अभी रुकी नहीं है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, युद्ध में सबसे बड़ी गलती होती है जल्दबाजी में किसी को विजेता घोषित कर देना, क्योंकि युद्ध केवल एक दिन की वॉर नहीं होती है, ये महीनों और कई बार वर्षों तक चलता है। देखिए रूस और यूक्रेन के वॉर को कितना लंबा समय हो चुका है, और कई बार ना जो देश शांत दिखाई देता है वही सबसे बड़ी तैयारी कर रहा होता है उस शांति के पीछे। इसलिए हर खबर को भावनाओं से नहीं, तथ्यों और धैर्यों के साथ देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और दोस्तों, युद्ध की असली जीत मैदान में नहीं बल्कि रणनीति में तय होती है। रणनीति अच्छी है, सटीक है, तो जंग का जीतना बिल्कुल पॉसिबल हो पाता है किसी भी देश के लिए। बाकी दोस्तों, इस जंग पर आपका क्या विचार है? आखिरकार गलती किसकी है? आखिरकार क्या सच में सभी स्थिति पहले ऐसे सामान्य हो पाएंगे या फिर नहीं, या फिर ये जंग और भी अधिक विकराल रूप धारण करेगी? आपका इस जंग को लेकर के क्या मानना है? अच्छे से मंथन करिए। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।